अच्छा, आज जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ वो है अक्टूबर नवंबर 20 पेपर 3 वेरिएंट 3। सही है। अच्छा, तो सबसे पहले एमसीक्यू। आई थिंक ये तो आप बता सकते हो, बहुत सिंपल एमसीक्यू है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मार्जिन सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिन प्राइवेट बेनिफिट माइनस मार्जिन एक्सटेंडेड कॉस्ट। बिल्कुल गलत। मार्जिन सोशल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट प्लस मार्जिनल एक्सटेंडेड कॉस्ट। तो बिल्कुल ऑब्वियस आंसर है इसका। बाकी दोनों के ऑप्शंस गलत हैं। सही है। तो बेसिक आपसे क्या पूछ रहा है? एमएससी का फॉर्मूला पूछ रहा है, एमपीसी प्लस एमईसी। सही है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 2। The diagram shows the cost and benefits of the production of a good. The firm is operating at output Q1. तो firm currently किधर ऑपरेट कर रही है? आउटपुट Q1 पे ऑपरेट कर रही है। तो ये मेरा करंट आउटपुट है। सही है। तो इस आउटपुट पे आप नोटिस करो, मेरी एमपीसी एक्सीड कर रही है मार्जिनल सोशल कॉस्ट को। What would be necessary to move the production to the optimal level of output? अगर मुझे वापस Q2 पे आना है, क्योंकि देखो आप नोटिस करो Q2 पे मेरा MSB और MSC दोनों इक्वल है, तो मुझे Q1 से Q2 के ऊपर आना है। तो मैं कैसे आऊँगा? मुझे किसी तरह जो है वो MPC को कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे किसी तरह मार्जिनल सोशल कॉस्ट को मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के इक्वल करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। तो क्या करना चाहिए? MPC को कम करने के लिए मैं क्या करूँगा, बताओ? ऑप्शन देखो। बी, यस, इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सिडी ऑफ VW। सिंपल MCQ। अच्छा, विच सिचुएशन शुड नॉट लीड टू मार्केट फेलियर? ये भी बहुत सिंपल है। मैनेजर्स इन अ फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन अनअवेलेबल टू शेयर होल्डर। ये मेरा मार्केट फेलियर है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसोर्सेज सच एज सोलर एनर्जी कैन बी कंटिन्यूसली रिन्यूड। ये मेरा मार्केट फेलियर नहीं है, ये तो अच्छी बात है। रिसोर्स एलोकेशन इज नॉट ऑलवेज परेटो एफिशिएंट। यस, दिस इज अ मार्केट फेलियर। अनडिजायरेबल गुड्स आर ओवर प्रोड्यूस्ड। मार्केट फेलियर। तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि इससे मुझसे पूछा था नॉट लीड टू मार्केट फेलियर। सही है। ये भी बहुत आसान एमसीक्यू था। क्वेश्चन नंबर 4। The diagram shows the consumer's budget line for two goods X and Y. Assuming the price of X does not change, the slope of the budget line will become steeper when. देखो, जब भी ऐसा सवाल है ना और वो बोले कि बजट लाइन को स्टीपर करना है या कुछ भी करना है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये इनकम वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, क्योंकि इनकम वाले ऑप्शन से क्या होता है? पैरेलल शिफ्ट आता है, उससे मेरे बजट लाइन पे कोई चेंज नहीं आता, स्लोप पे कोई चेंज नहीं आता। स्लोप मेरी अनचेंज रहती है, अगर आपको अच्छे से याद हो। स्लोप मेरी सिर्फ उसी केस में चेंज होती है जब एक गुड की प्राइस चेंज हो जाए, क्योंकि अगर आपको अच्छे से याद हो पीएक्स ओवर पीवाई जब मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बोला था एक गुड की जब प्राइस चेंज हो जाएगी तो मामला खराब हो जाएगा। तो स्टीपर करना है। स्टीपर का मतलब कि और थोड़ा ऊपर की तरफ हो जाए। ये फ्लैटर होता है, ये स्टीपर होता है। सही। तो मुझे स्टीपर करना है। द प्राइस ऑफ वाई फॉल्स, जब गुड वाई की प्राइस गिर जाएगी तो मेरी बजट लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो देखो ये और स्टीपर हो गई, क्योंकि अगर मैं ये वाला ऑप्शन चूज करता ना राइजेस, तो ये और फ्लैटर हो जाती। अगर गुड बाय की प्राइस बढ़ती ना तो ये और फ्लैटर हो जाती, इसलिए मुझे बोला था स्टीपर करना है। तो मेरा आंसर होगा सी। क्लियर है? सही है। तो बेसिक था ये भी। क्वेश्चन नंबर 5। अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस हिज यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज इनकम ऑन गुड एक्स एंड गुड बाय। सही है। न्यू रिसर्च रिवील्स दैट गुड एक्स इज अ मेरिट गुड प्रोवाइडिंग द कंज्यूमर विद मोर यूटिलिटी देन वाज प्रीवियसली रियलाइज्ड। सही है। तो गुड एक्स में ज्यादा यूटिलिटी है। The consumer's income and the prices of good X and Y are unchanged. If the consumer behaves rationally, अगर rationally behave करेगा तो वो अपनी satisfaction को maximize करने की करेगा। How will he respond to the findings of the research? अगर good X में utility ज़्यादा है तो good X को वो ज़्यादा consume करेगा, और अगर गुड एक्स की तरफ वो ज्यादा जा रहा है तो गुड वाई की कंजम्पशन को कम कर देगा। तो मेरा आंसर होगा बी, क्योंकि वो गुड एक्स की कंजम्पशन को बढ़ाएगा, वाई की कंजम्पशन को गिराएगा, क्योंकि उसको अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करनी है। ईक्यू मार्जिनल प्रिंसिपल की तरफ जाएगा। सही है। ये भी मेरे ख्याल में एक सिंपल एमसीक्यू था। अच्छा, देन क्वेश्चन नंबर 6। द टेबल शोज द फर्म्स टोटल एंड मार्जिनल कॉस्ट। सही है। व्हाट इज द एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट इज सिंपली चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे कोई बता सकता है जीरो आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी? क्या ये कोई बता सकता है जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट क्या होगी? इस इंफॉर्मेशन को देखते हैं। अगर इसने मुझे पहले यूनिट पे जो है वो मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये चेंज इन टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब है जीरो यूनिट पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 180। क्या ये समझ आया? क्या ये 180 समझ आया? क्या ये 180 क्लियर है?
मुझे एक बात बताओ, वापस बता रहा हूँ, मेरी मार्जिनल कॉस्ट पहले यूनिट पे 20 है, मेरी मार्जिनल कॉस्ट पहले यूनिट पे 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? चेंज इन टोटल कॉस्ट ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ पहले मेरी कॉस्ट 180 होगी, तभी मैं 180 से 200 पे आया और मेरी मार्जिनल कॉस्ट 20 आई है ना, ऐसा ही हुआ होगा ना। जब मैं 180 से 200 आया हूँ तो मेरी मार्जिनल कॉस्ट 20 होगी, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो आउटपुट पे मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 180। इसने मुझसे पूछा हुआ एवरेज फिक्स कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, जो भी कॉस्ट मेरी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे होती है उसको क्या बोलते हैं? फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब है कि ये पूरी की पूरी कॉस्ट क्या है? फिक्स कॉस्ट है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन कुछ भी नहीं कर रहा और मेरी फिर भी कॉस्ट आ रही है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। मुझे फिक्स कॉस्ट पता चल गई 180 की, इसने मुझे बोला 6 यूनिट पे एवरेज फिक्स कॉस्ट बता दो, तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा, मेरे पास आ जाएगा $30, तो मेरा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? अच्छा, देन उसके बाद विच कॉम्बिनेशन इंडिकेट्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन? बताओ भाई, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता था? 20 to 30 स्मॉल फर्म्स, बैरियर्स टू एंट्री यहाँ पर जो है वो लो होती थी, प्रोडक्ट्स मेरे डिफरेंशिएटेड होते थे, नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत होता था, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट है तो डिमांड कर्व क्या होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग, सही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, सही है। तो लो बैरियर्स, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, आंसर होगा सी, सही है। सिंपल आंसर। The diagram shows the cost and revenues of a profit maximizing cartel. Profit maximizing होगा तो किधर ऑपरेट करेगा? MC इक्वल्स टू MR, क्योंकि प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज MC इक्वल्स टू MR पे होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कौन सी प्राइस होगी MC इक्वल्स टू MR वाली? MC इक्वल्स टू MR यहाँ पर आ रहा है, तो प्राइस मेरी होगी A होगी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ से मेरी प्राइस निकलेगी, AR से टकराएगी तो मेरी प्राइस निकल जाएगी, सही है। ये भी सिंपल था मेरे ख्याल में। क्वेश्चन नंबर 9, diagram 1 shows the total cost curve of a firm, diagram 2 shows possible marginal cost curves. Which marginal cost curve is consistent with the total cost curve? सही है। तो ये कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ये दिया हुआ, कह रहा है कि इस टोटल कॉस्ट का मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा बेसिकली। अगर मैं आपसे जनरल बात करूं, जो ये वाला मार्जिनल कॉस्ट है मेरा MC1, मेरा MC1 वाला जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कौन सी लॉजिक फॉलो कर रहा है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स की। और जब भी डिमिनिशिंग रिटर्न्स होता है तो मेरा टोटल कॉस्ट कुछ इस तरीके का होता है जो हमने पढ़ा था। तो MC1 तो नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग हो नहीं सकता, MC4 को भी हटा दो। अब मेरे पास रह गए MC2 और MC3। अगर मैं MC2 की बात कर रहा हूं तो आप नोटिस करो MC2 जो है वो बढ़ रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। अगर MC2 मेरा इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है मेरी टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से बढ़नी चाहिए। मेरी टोटल कॉस्ट कैसे बढ़नी चाहिए? कुछ इस तरीके से बढ़नी चाहिए, इंक्रीजिंग रेट। मार्जिनल MC3 में क्या कांस्टेंट है? ओ लेवल में जो हम टोटल कॉस्ट पढ़ते थे ना, आप नोटिस करो वो वाला टोटल कॉस्ट बना हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ओ लेवल में हम इस तरह पढ़ते थे ना, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट होती थी, ये मेरी टोटल कॉस्ट होती थी, इसी तरह पढ़ते थे। और ओ लेवल में हमारी मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट हुआ करती थी, कांस्टेंट, सही है। तो मेरा आंसर होगा MC3, क्योंकि MC1 भी नहीं है, MC3 भी नहीं है, MC4 भी नहीं है, सिर्फ MC2 है, सही है। तो MC1 होता तो टोटल कॉस्ट इस तरीके से होता, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो नहीं सकता। MC2 होता तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना चाहिए, और यहाँ पर कांस्टेंट है तो फिर ऐसा ही बनेगा, क्योंकि ओ लेवल में हम यही पढ़ते थे, सही है। तो मेरा आंसर होगा बी। ले रही ये चीज। क्वेश्चन नंबर 10, two manufacturing firms in the same industry producing similar products are considering merging together. आपस में मिलना चाह रहे हैं। Yes, MC3 क्या हो गया मेरे को? पूछो, सवाल पूछो। सॉरी, आंसर MC3 है, MC3 है, मैंने गलत मार्क कर दिया, MC3 है, सही है, सही है, आंसर MC3 है, गलत मार्क कर दिया था मैंने, ठीक है। लॉजिक वही है, हाँ भाई, खाली आंसर गलत मार्क कर दिया था। अच्छा, फिर 10,
Two manufacturing firms in the same industry producing similar products are considering merging together. Merge हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, सही है. What would be the least convincing reason for merging? सही है. कोई ऐसी वजह बता दो जिससे मर्ज ना हो. It would enable greater bargaining power, ये तो merging का फायदा है. It would enable technical economies of scale, ये भी मेरा merging का फायदा है. It would produce saving in management and administration cost, ये भी मेरा merger का फायदा है, क्योंकि आपका जो duplication जो है ना, workers की duplication कम हो जाएगी. It would reduce the dependence of the firms on the supplier of raw materials. लीस्ट कन्विंसिंग रीजन तो ये है, क्यों? क्योंकि ये मेरा वर्टिकल बैकवर्ड है. अगर आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ा है ना, तो ये मेरा वर्टिकल बैकवर्ड इंटीग्रेशन है. और ये जो बात कर रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल की कर रहा है. सही है, ये हॉरिजॉन्टल की कर रहा है. तो ये वाला लीस्ट कन्विंसिंग रीजन है मेरा. सही है, क्लियर है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11. The following schedule gives information about a firm's cost. Which output would be consistent with these costs? मतलब इससे मुझसे आउटपुट पूछा है. इसने मुझे एवरेज फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, एवरेज टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है. सही है. तो क्या मैं एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को माइनस करके एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूँ? मेरे पास आ जाएगी 80. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मुझे पता है, वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे पता है, तो मैं x कर दूंगा तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी. तो x मेरे पास क्या आना चाहिए? 6400 डिवाइड बाय 80, मेरे पास 80 आएगा. सही है, तो मेरा आंसर होगा D. सही है, 6400, हाँ 80 आएगा, तो आंसर 80 होगा. सही है. अच्छा, क्लियर है ना? ये बहुत आते हैं पेपर में. Then 12. Which objective involves the managers of a firm operating with just enough profit to keep shareholders happy whilst making sales revenue above its profit maximizing level? जब हमने लेक्चर में पढ़ा था, जब भी आप इतना प्रॉफिट कमा रहे हो ना कि आप शेयर होल्डर को खुश कर दो, तो उस प्रॉफिट को बोला जाता था प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग. कि भाई आप बस अपने शेयर होल्डर को सेटिस्फाई कर दो, सिर्फ इतना प्रॉफिट दे दो कि वो हल्का सा खुश हो जाए, नाराज ना हो, बस उसको बोला जाता है प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग. बाकी सारे ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पर रिलेवेंट है. तो जब भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू में दी हुई हो ना कि जस्ट इनफ प्रॉफिट टू मेक द शेयर होल्डर हैप्पी, तो फिर ये आंसर होगा हमारा प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग. सही है, आप उसको इनफ प्रॉफिट दे रहे हो जिससे वो सेटिस्फाई हो जाए. क्वेश्चन नंबर 13. Which measure to reduce the abuse of monopoly power is an example of regulation? रेगुलेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए. रेगुलेशन आर रूल्स एंड रेगुलेशन. सही है, कि बैन कर दो, कोई लीगल एक्शन ले लो, या कंपलसरी कर दो किसी चीज को. तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में मुझे दिख रहा है लेजिस्लेशन टू फॉरबिड प्राइसिंग फिक्सिंग बाय कार्टेल्स. ये मेरा रेगुलेशन है. इम्पोर्ट टैरिफ एक मेरी पॉलिसी है. सब्सिडाइजिंग स्मॉल फर्म्स, ये भी मेरा वो है, अलग चीज है ये. और टैक्सेशन भी रेगुलेशन का पार्ट नहीं होता. तो रेगुलेशन का मतलब है कोई रूल सेट कर दो. सही है, कोई रूल सेट कर दो, कोई रेगुलेशन सेट कर दो, किसी चीज को कंपलसरी कर देना, किसी चीज को बैन कर देना. सही है, मसला. 14 देख लो. 14 मेरे ख्याल तो बहुत आसान एमसीक्यू है, सिंपल. ये फॉर्मूला होता है ना गिनी कोफिशिएंट का. गिनी कोफिशिएंट का फॉर्मूला पूछ रहा है x/x + y. सही है, ये होगा. ठीक है. अच्छा, which combination of government policies will be the most likely to affect intergenerational equity? अच्छा, जनरेशनल इक्विटी क्या होती है? इंटरजेनरेशनल इक्विटी बेसिकली ये बोलता है कि जो आपकी एडल्ट्स को मिल रहा है ना, जो आपकी बुढ़ी आवाम को मिल रहा है या बुजुर्गों को मिल रहा है, उतना ही यंग को भी मिलना चाहिए. मतलब यंग और एडल्ट के बीच में जो है ना वो डिफरेंस कम होना चाहिए. जितनी आप उनको सर्विसेज दे रहे हो उतनी हमें मिलनी चाहिए. तो इसका मतलब है कि अमीर और गरीब क्या बोल रहा हूँ, बुड्ढों का और बच्चों का, या यंग या एडल्ट, इन दोनों का जो है ना गैप वो कम करना है. इंटरजेनरेशनल इक्विटी बेसिकली बोलता है कि यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन, इन दोनों का गैप कम होना चाहिए और इन दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए. सही है, तो बेसिकली जस्टिस बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशन. सही है.
अच्छा, तो इंटरजेनरेशनल बेसिकली क्या बोलता है, यंगर को ज्यादा सपोर्ट करो, मतलब यंगर को भी उतना ही सपोर्ट करो जितना आप ओल्डर को करते हो. A fall in the overseas aid expenditure and rise in domestic military spending, irrelevant. A fall in the top rate of income tax and a rise in sales tax, irrelevant. A rise in educational maintenance allowances, young को आप support कर रहे हो. And a fall in state pension, older की आप fairness कर रहे हो, older की pension को कम करके आप education बढ़ा रहे हो. तो ये मेरा आंसर होगा C. A rise in unemployment benefits, irrelevant. समझ आ गया क्या? इंटरजेनरेशनल इक्विटी वाली चीज ले रहे हैं, सही है. अच्छा, 16. The diagram illustrates a monopoly labor market in which the government has imposed a minimum wage. तो minimum wage इन लोगों ने सेट कर दी है W2 की. What is the difference between the wage the monopolist wishes to pay? Monopoly क्या wage देगा? Monopoly MCL equals to MRP से निकालेगा और monopoly जो wage देगा वो ये वाली देगा. तो ये मेरी monopoly की wage है, ये मेरी minimum wage है. Difference पूछ रहा है, difference क्या होगा? W1 and W2. मिनिमम वेज इतनी है, मोनोपोली की वेज इतनी है, तो दोनों का गैप होगा W1 एंड W2. क्लियर है? भाई क्लियर है? ये आसान तो लगेगा हमें तो बहुत. अच्छा, लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर. Labor is the only variable factor of a profit maximizing firm which is a price taker in the labor market. From what is the firm's demand curve of labor derived? अगर आपको अच्छे से याद हो तो मैंने बताया था लेबर का डिमांड कर्व कैसे डिराइव होता है, MRP थ्योरी से, मार्जिनल रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्ट. सही है. तो इट्स मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व कि एक वर्कर हमें कितना कमा के दे रहा है, हमारे एडिशनल रेवेन्यू में वो कितना एडिशन कर रहा है, मतलब हमारे टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन कर रहा है वो. सही है. MRP जो डिराइव करके सिखाया था मैंने 17 सिंपल. 18 क्लियर है ना? 17. 18. A developing country receiving foreign financial aid, वो बाहर मुल्क से उसको पैसे मिल रहे हैं ऐसा मदद के तौर पे, is most likely to experience economic growth in the long run if it uses the money to boost welfare payments. इससे लॉन्ग रन में ग्रोथ नहीं मिलेगी. पे फॉर इम्पोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आप अभी शॉर्ट रन में कैपिटल गुड पे खर्चा कर रहे हो तो लॉन्ग रन में जाके आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ, आपके मुल्क का पोटेंशियल बढ़ जाएगा. रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी. रिड्यूस इनकम टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ अभी लॉन्ग रन में नहीं होगी, शॉर्ट रन में हो जाएगी, लॉन्ग रन में नहीं होगी. सही है. तो इसने बोला लॉन्ग रन, इसमें शॉर्ट रन में होगी और इसमें मेरी लॉन्ग रन में होगी. ठीक है. इसमें मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आएगा, ये जो है ना इसमें मेरे एक्चुअल में मूवमेंट आएगा. ये मुझे शिफ्ट का पूछ रहा है. सही है. पोटेंशियल बिल्कुल. The multi-dimensional poverty index uses benchmarks to measure the poverty. Which country suffers the most from deprivation? अच्छा, बेसिकली इस वर्ड का मतलब होता है poverty कितनी है. सही है. severity of poverty. अच्छा, which country suffer the most from deprivation in health and living standard compared with deprivation of education? भाई बेसिकली ये है क्या, घबराना नहीं है इस MCQ में. परसेंटेज देखो, कंपैरिजन पूछ रहा है. ये क्या बोल रहा है? which country suffers the most from deprivation in health and living standard compared with deprivation of education? मतलब कह रहा है कि कौन सी कंट्री में एजुकेशन की डेप्रीवेशन सबसे ज्यादा है परसेंटेज फॉर्म में और हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड की परसेंटेज कम है कंपेयर टू एजुकेशन. सही है. तो अगर आप यहाँ पर आप एक एक करके देखोगे ना तो आप नोटिस करो ये वाली जो कंट्री है, अजीब सी कंट्री, पहली बार देख रहा हूँ मैं, इसकी एजुकेशन का परसेंटेज सबसे कम है, हेल्थ का परसेंटेज भी इसका कम है, इतना ज्यादा नहीं है, और आप नोटिस करो एजुकेशन का डेप्रीवेशन इसका सबसे ज्यादा है. तो मुझसे इससे सवाल में यही पूछा हुआ है कि एजुकेशन का सबसे ज्यादा किसमें है और बाकियों में कम किसका है. सही है. तो मेरा आंसर यहाँ पर होगा सी. सही है. तो परसेंटेज, हायर द परसेंटेज हायर द डेप्रीवेशन. सही है, क्योंकि इसने देखो लिखा हुआ भी ऊपर डेप्रीवेशन कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल पॉवर्टी. क्लियर है. ये देख लेते हैं. Which is the most accurate statement about developing economies? A possible dependency on primary products for export revenue. बिल्कुल. एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं ये लोग.
मीन्स दैट डेवलपिंग इकोनॉमीज आर रिलायंट ऑन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड फॉर मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, हम लोग जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, तो ये मेरा आंसर है। बाकी देख लेते हैं। हाई लेवल्स ऑफ कैपिटा पर हेड डेवलपिंग में नहीं होता। हाई लेवल रियल जीडीपी पर हेड डेवलपिंग में नहीं होता। माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इज ऑफ सिग्निफिकेंस ओनली इफ इट रिजल्ट्स इन लेबर शॉर्टेजेस इन द रूरल इकोनॉमी। बिल्कुल गलत। डेवलपिंग इकोनॉमी में भाई लोग शहरों में आना चाहते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर लेबर शॉर्टेज होगी वैसी फालतू चीजें हैं सारी, बंदा माइग्रेट करता है डेवलपिंग इकोनॉमी में, वैसे भी माइग्रेट करता है, वो शहरों में जाना चाहता है। पाकिस्तान में आप कराची में आप नोटिस करो कितने लोग सिंध से यहाँ पर आते हैं, सही है, और फिर चोरियां बढ़ती हैं यहाँ पे क्योंकि उनके पास काम नहीं होता, सही है। इसका आंसर है मेरा 20। ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जब जॉब्स उनको प्रोवाइड नहीं करेगी तो अपना पेट कैसे भरेंगे, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर है ए, ठीक है। अच्छा 21, A benefit of foreign direct investment is better training for local workers। मुझे बताओ, better training for local workers होगी तो aggregate supply बढ़नी चाहिए, leading to improved human capital and large productivity increases। बिल्कुल। A disadvantage is that additional income gained is sent back to the country from which the FDI came। अगर जो एडिशनल इनकम गेन हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, अगर वो वापस बाहर भेजी जा रही है तो क्या इससे मेरे मुल्क में एग्रीगेट डिमांड कम होना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, सही है, विड्रॉल है ना ये। How would these changes affect the aggregate demand and aggregate supply? तो aggregate supply will shift to right and aggregate demand will shift to left। तो आंसर मेरा होगा सी, सही है, आसान था ये। 22, a director becomes redundant as the result of a company merger। सही है, एक डायरेक्टर को निकाल दिया, his salary was 80,000। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। What is the resulting change in the measured national income in the first year? अच्छा, ये पूछ रहा है कि कितना पैसा इंजेक्ट हुआ है और कितना विड्रॉ हुआ है, नेशनल इनकम में चेंजेस पूछ रहा है ना ये। तो मुझे बताओ, अगर इसकी 80,000 की जॉब चली गई तो क्या नेशनल इनकम में से 80,000 को माइनस कर देना चाहिए, सही है। उसके बाद इन द फर्स्ट ईयर आफ्टर रिडंडेंसी ही अर्न 60,000, तो 60,000 को मैं नेशनल इनकम में ऐड कर दूंगा। 10,000 इन डिविडेंड्स, तो ये 10,000 रुपए भी कमा रहा है, इसको भी ऐड कर दूंगा। एंड सेव्स 8,000 बाय डिसमिसिंग द गार्डनर। गार्डनर बेचारी की जॉब चली गई तो इसको मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा, सही है, क्योंकि वो भी नेशनल इनकम से कम हो रहा है। तो -80 + 60 + 10 एंड -8, सही है। तो मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 2 मिनट, -80 + 60 + 10 -8, तो -18, यस -18, सही है। तो -18 मेरा नेट इफेक्ट है नेशनल इनकम का, सही है। -18 मेरा नेट इफेक्ट है नेशनल इनकम का, क्लियर है। अच्छा, व्हाट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर? बताओ भाई, क्या गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ने से मल्टीप्लायर कम होगा? नहीं, मल्टीप्लायर बढ़ेगा, कंजम्पशन से भी मल्टीप्लायर बढ़ेगा। एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ टैक्सेशन, ये विड्रॉल है, विड्रॉल बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स, इससे भी मेरा मल्टीप्लायर बढ़ेगा, तो आंसर होगा सी, सही है, आसान था ये भी। 24, the diagram shows the closed economy in which the full employment level of income is YF, which distance measures the deflationary gap। हाँ भाई, deflationary gap क्या होगा बताओ, what is the deflationary gap? deflationary gap ना, ऑप्शन कुछ सही बोलने कुछ गलत बोलने। मेरा डिफ्लेशनरी गैप होगा JK, दिस इज माय डिफ्लेशनरी गैप। इसकी मैं रीजन बता रहा हूँ भाई। माना कि ये मेरा एक्चुअल है, माना कि ये मेरा पोटेंशियल है, मुझे एक बात बताओ, अगर लेट से मैं कहता हूँ कि आपकी इकोनॉमी में लेट से, देखो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मतलब चेंज इन नेशनल इनकम, चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लायर, और उसके बाद जाके मेरे पास आता है चेंज इन नेशनल इनकम। लेट से मैं कहता हूं कि मेरी इकोनॉमी में जो ये वाला गैप है ये लेट से 5 मिलियन का है, ये लेक्चर के दौरान भी बताया था 5 मिलियन है, तो 5 मिलियन,
तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपकी इकोनॉमी में एक्चुअल और पोटेंशियल का फर्क 5 मिलियन है, तो क्या आप 5 मिलियन ही इंजेक्ट कर दोगे? तो मुझे एक बात बताओ, क्या 5 मिलियन पूरे डाल दोगे? मल्टीप्लाई नहीं होंगे पैसे? तो एग्जैक्टली 5 मिलियन नहीं डालोगे। लेट्स से मैं कहता हूँ मल्टीप्लायर 5 है, फिर कितने इंजेक्ट करोगे? अगर मल्टीप्लायर 5 है तो फिर कितने इंजेक्ट करोगे? 1 मिलियन। इसका मतलब है कि डीफ्लेशन 1 मिलियन। इसका मतलब है कि डीफ्लेशनरी गैप मेरा होता है ये वाला एरिया, कि मुझे कितने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को चेंज करना पड़ेगा, मुझे कितने से एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को चेंज करना पड़ेगा कि मेरे पास ये वाला डीफ्लेशनरी गैप कवर हो जाए। सही है? तो हमेशा याद रखना, इन एमसीक्यूज में वर्टिकल डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। एक बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं जेएल नहीं होगा, एग्रीगेट डिमांड देखना है मुझे। ये तो सिर्फ कंजम्पशन है ना, मुझे टोटल देखना है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, पूरा देखना है। कभी कभार बताऊं वो क्या करेगा, कभी कभार आपके साथ वो बताऊं क्या करेगा, मैं बता देता हूँ। एक जनरल चीज वो करता है पेपर में, वो आपको एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा और एक ये देगा। यहाँ पर लिख देगा सी, यहाँ पर लिख देगा सी प्लस आई, यहाँ पर लिख देगा सी प्लस लेट्स से सी प्लस आई प्लस जी, यहाँ पर लिख देगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। तो आप डिस्टेंस कहाँ से देखोगे, आप यहाँ से देखोगे डिस्टेंस, सबसे ऊपर वाले से, बस सबसे ऊपर वाले से देखना है। तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये पूरा डिस्टेंस होता है मेरा। समझ आ गया? तो हमेशा याद रखना, डीफ्लेशनरी गैप ये नहीं होता, डीफ्लेशनरी गैप यहाँ से देखा जाता है, क्योंकि मल्टीप्लायर भी तो आता है फिर। The table shows national income statistics for an economy. What is the value of aggregate demand? Aggregate demand की equation क्या होती है? C plus I plus G plus X minus M. तो C को ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा। तो 400 plus 200 600 हो गया, 1000 1300, यहाँ तक 1300 है। 1300 में से आप जो है वो 400 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 900। तो आपका आंसर हो गया 900। क्लियर है? बहुत आसान था। 26. What can be deduced directly from the calculation of the national income? नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से आपको डायरेक्टली क्या मिल सकता है? द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन नहीं, द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी यस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन द पॉपुलेशन नहीं, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन कैसे पता चलता है? देखो, जब भी आप नेशनल इनकम अपनी कैलकुलेट करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि आपकी इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना पैसा जनरेट हो रहा है, टर्शरी सेक्टर में कितना पैसा जनरेट हो रहा है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी अब तक प्राइमरी पे रिलाई कर रही है या सेकेंडरी पे बढ़ना शुरू हो गई है या टर्शरी की तरफ आ गई है। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी इकोनॉमी डेवलपिंग हो रही है या डेवलप्ड की तरफ जा भी रही है कि नहीं जा रही। सही है? आपका मुल्क आगे बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा? क्योंकि अगर आप प्राइमरी से सेकेंडरी पे आओगे तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, आप डेवलपिंग स्टेज पे आ चुके हो। सही है? आप लेस डेवलप्ड से डेवलपिंग स्टेज पे आ चुके हो। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से हमें पता चलता है इंडिविजुअल सेक्टर में कितनी प्रोडक्शन हो रही है, तो जिससे आप बता सकते हो द पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। क्लियर है? क्लियर? विच कंडीशन फॉर मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम इज करेक्ट? अब इसने मुझे ना ये दिया हुआ है, सेविंग इन्वेस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है ना, तो हमारा इक्विलिब्रियम क्या होता है? S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू जी, नहीं, I प्लस जी प्लस एक्स। इसको मैं रीअरेंज करूंगा, तो मेरे पास कौन सा आंसर आना चाहिए? G माइनस टी हो सकता है, S प्लस आई नहीं हो सकता, क्योंकि S माइनस वाई होगा अगर आप इसको रीअरेंज करोगे। I माइनस एस हो सकता है, G माइनस टी भी हो सकता है, 2 मिनट, M माइनस एक्स यस, I माइनस एस, G माइनस टी, ये आपका आंसर हो सकता है C। अब इसमें बेसिकली आपको करना है कि इसको रीअरेंज करना होगा आपको बस। सही है? इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। ठीक है? तो ये थोड़ी ख्वारी वाला एमसीक्यू का। क्लियर है आसान पर ख्वारी है। अच्छा, 28. What describes the Keynesian measure to reduce cyclical unemployment? भाई कीनेजियन किसको सपोर्ट करता है? कीनेजियन के लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है? आंसर क्या होगा इसका? नहीं, कीनेजियन फिस्कल पॉलिसी का चाहने वाला था, कीनेजियन गवर्नमेंट इंटरवेंशन का शौकीन था।
सही है। सप्लाई साइड पॉलिसी कीनेजियन की नहीं है, ये भी फालतू चीज़ है और ये भी फालतू चीज़ है। फिस्कल पॉलिसी देखो एग्जैक्ट मुझे दिया हुआ है इसमें। तो कीनेजियन हमेशा फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट करता था, कीनेजियन हमेशा गवर्नमेंट इंटरवेंशन को सपोर्ट करता था, शॉर्ट टर्म सोचता था वो, सही है। वो कहता था गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, उसका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई भी थोड़ा अलग बनता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। कीनेजियन का लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कुछ इस तरीके का बनता है, सही है, ठीक है। रीट्रेनिंग दे रहा है ना ईशा, ये रीट्रेनिंग दे रहा है। अगर फिस्कल पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल है ये तो सबसे बेस्ट है ना, क्योंकि एग्जैक्टली उसमें यही बताया था ना मैंने कि कीनेजियन जो है वो फिस्कल पॉलिसी को सपोर्ट करता है, सही है। 29, an economy imports most of the factors of production used in the manufacture of its exported goods. ये स्टेटमेंट पहले समझो। An economy imports most of the FOPs used in the manufacture of its exported goods. अच्छा, ये जो गुड बनाता है ना एक्सपोर्टेड गुड्स, ये एक्सपोर्टेड गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है ना, रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करता है। रॉ मटेरियल को पहले इंपोर्ट करता है और फिर अपने गुड्स बना के उसको एक्सपोर्ट करता है, सही है। तो ये कह रहा है कि अगर मेरी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है, तो करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो क्या होगी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है वो गिरेंगी, इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो बढ़ेंगी, ऐसा ही होगा। तो मुझे बताओ पहले के मुकाबले में मुझे इंपोर्टेड गुड्स अब महंगे पड़ेंगे, पहले के मुकाबले में मुझे इंपोर्टेड गुड्स अब महंगे पड़ेंगे। तो अगर मुझे इंपोर्टेड गुड्स अब पहले के मुकाबले में महंगे पड़ रहे हैं, इसका मतलब है मेरा इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मेरे लिए ये एक रॉ मटेरियल है तो ये इनइलास्टिक डिमांड होगी। तो इसका मतलब है कि प्राइसेस और एक्सपेंडिचर का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि क्वांटिटी कम से गिरेगी। इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो मेरी एग्रीगेट सप्लाई गिर जाएगी, जिसकी वजह से मेरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ जाएंगी। और जब मेरी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ेंगी तो जो मैं अभी गुड बना रहा हूँ उसकी भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। एक तो एक्सपोर्टेड गुड की भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, तो इसका मतलब है अब बाहर वालों को जो है हमारा एक्सपोर्टेड गुड भी महंगा लगेगा, क्योंकि जो एक्सपोर्टेड गुड मैं बना रहा हूँ वो मैं इंपोर्टेड गुड से, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से बनवा रहा हूँ, सही है। तो प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड गुड इन द डोमेस्टिक करेंसी राइज हो जाएगी। तो आंसर डी होगा मेरा, सही है। जो सी बोल रहा है ना वो जनरली सिर्फ इसको देख के बता रहा है। सवाल में इसने मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। इसने बोला कि इंपोर्ट महंगे हो गए, उसी इंपोर्टेड रॉ मटेरियल से आप एक्सपोर्टेड गुड बनाते हो, तो एक्सपोर्टेड गुड भी तो महंगा हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं, रॉ मटेरियल महंगा पड़ रहा है, सही है। ये जनरल डेप्रिसिएशन की वो है, पर इसने मुझे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, सही है। अच्छा, 30, which policy is most likely to lead to a reduction in the natural rate of unemployment? नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को आप कम कैसे कर सकते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से नहीं कर सकते। ऑन ट्रेनिंग स्कीम्स, यस, अगर आप अपने वर्कर्स को ट्रेन करोगे तो सप्लाई साइड पॉलिसी लगाओगे। मैंने आपको बताया था ना कि भाई नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ सप्लाई साइड पॉलिसी से खत्म किया जा सकता है, सही है। तो मेरा आंसर होगा बी, ये भी फालतू है और ये भी फालतू है, ठीक है। क्लियर है, लास्ट एमसीक्यू।